भारत एक ऐसा महान एवं गौरवशाली देश जिसने वीरों एवं देवताओं को जन्म दिया, आज वही मक्कारों, भ्रष्टों, पापियों, अधर्मियों एवं कुकर्मियों का देश बन के रह गया है। दुर्भाग्य तो देखिए, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। शिक्षा जैसी पवित्र ज्ञान का दान देने वाले माध्यम का व्यापार किया जा रहा है और सबसे बुरी हालत युवाओं का है। उसमें से भी सबसे दयनीय एवं दर्दनाक हालत छात्रों का है। क्षमा करें, गरीब छात्रों का, क्योंकि अमीर छात्र तो विदेशों में पढ़ते हैं। इनका शोषण मुख्य रूप से शासन, प्रशासन, कोचिंग संस्थान, रूम ओनर एवं ब्रोकर करता था, पर अब तो ये हत्या भी करने लगे हैं। ऐसे अनगिनत हत्याओं में से आज मैं बात करूंगा यूपीएससी एस्पिरेंट की हत्याओं के बारे में। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस के अवैध लाइब्रेरी में गटर के पानी में डुबाकर 3 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया। श्रेया यादव, तान्या सोनी, नेविन डेल्विन इसका शिकार हुआ। अंजलि नाम की यूपीएससी एस्पिरेंट ओल्ड राजेंद्र नगर के रूम ओनर के सताए जाने के कारण आत्महत्या कर लेती है और नीलेश भाई एमसीडी के लापरवाही की वजह से बिजली के तार से झूल करके मर जाते हैं। न जाने ऐसी कितनी हत्याएं सिस्टम, शासन, प्रशासन, कोचिंग संस्थानों ने मिल करके की हैं। लेकिन ये कुछ घटनाएं हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर छात्रों के भविष्य का क्या, छात्रों के जीवन की कीमत का क्या, छात्रों के जीवन का क्या, छात्रों की सुरक्षा का क्या। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मैं सोच पाता हूं, जहां तक मैं देख रहा हूं, ये देश में खुशहाल शासन, खुशहाल प्रशासन और बदहाल युवा है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, एक सामान्य नागरिक हूं तो सिस्टम से परेशान होकर अपनी बात रख रहा हूं। मैं निष्पाप, निश्चल, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखूंगा। प्रजा पे तंत्र के नियंत्रण को, तंत्र पर प्रजा के नियंत्रण को पुनः स्थापित करने हेतु अपनी बात रखने को मैं मजबूर हूं। इन घटनाओं, समस्याओं एवं इन समस्याओं के समाधान को जानने के पहले आइए जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। कई सारे मुख्य कामों में से एक मुख्य काम विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन करवाना होता है। यही आयोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का आयोजन करता है, जिसे क्वालिफाई करने पर एक व्यक्ति यूपीएससी एस्पिरेंट से आईएएस, आईपीएस जैसा अधिकारी बनता है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे यूपीएससी सीएसई यानी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे छात्रों के समस्याओं के बारे में। इस परीक्षा की तैयारी करना हर एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं, स्पेशली तब जब एजुकेशन कॉमर्शियलाइज हो और समय लंबा। यानी इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए खूब सारा पैसा और समय चाहिए। चलो, किसी ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर भी लिया और समय लगाने का साहस दिखा भी दिया, तब भी सफलता के चांसेस बहुत कम है। ये ऐसा है जैसे करोड़ों की भीड़ में अपने बिछड़े बच्चों को ढूंढना। चलिए समस्याओं की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, वर्स एस्केप सिस्टम, पुअर लिविंग कंडीशंस, बेसमेंट में कोचिंग, बेसमेंट में लाइब्रेरी का खेल। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर माने पूरी की पूरी दिल्ली बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। कब ये बारूद के ढेर में आग लगेगी कोई नहीं जानता, और इसके लिए जिम्मेदार शासन, प्रशासन हमारा प्यारा दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, इसका का पूरा जिम्मेदार हमारे प्यारे, हमारे प्रिय एमसीडी वाले हैं। वर्स एस्केप सिस्टम यानी कि भ्रष्ट कोचिंग संस्थान, जो कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बच्चों की जान को ताक पे रख करके कोई भी सुरक्षा प्रणाली का पालन नहीं करते। पुअर लिविंग कंडीशन, ये लालची रूम ओनर एवं ब्रोकर के नेक्सस से बना एक ऐसा खेल है जिसमें हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को फंसना ही पड़ता है। लेजी म्युनिसिपैलिटी, ड्रेनेज की साफ सफाई में लापरवाही, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूल्स एंड रेगुलेशंस का चेक ना होना, बेसमेंट में गेम होना, करप्ट पुलिस, आए दिन चेन स्नैचिंग, फिजिकल वर्बल एब्यूज, लोगों के बीच में लड़ाइयों की घटनाएं हम सुनते रहते हैं। लेकिन इसमें पुलिस क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ लापरवाही बरतती है। अगर आप पुलिस के पास जाओगे, अगर आप विक्टिम हो, अपनी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हो, तो पुलिस आपको ऐसे ट्रीट करेगी जैसे कि आप खुद ही दोषी हो। लालची रूम ओनर एंड लाइब्रेरियन, रेजिडेंशियल एरिया का कॉमर्शियल तरीके से प्रयोग किया जाना, ज्यादा से ज्यादा बिजली बिल लेना, विद्यार्थियों से कैश में पेमेंट लेना ताकि टैक्स को इवेड किया जाए, टैक्स की चोरी करी जाए, हैवी पेमेंट लेना, जैसे कि एक छोटे से रूम का 8x8 के कमरे का 15,000 से 25,000 तक का रेंट लेना, बेसमेंट में गेम खेलना यानी बेसमेंट में लाइब्रेरी का गेम खेलना और सुरक्षा प्रणाली का धज्जियां उड़ाना। इन लालची रूम ओनर एवं लाइब्रेरियन को बस पैसों से मतलब है, आपकी जान की कोई कदर नहीं। हाई ब्रोकरेज, ये जो दलाल होते हैं ना, वो जयकाल की तरह, सीआर की तरह होते हैं, लकड़बग्घे की तरह होते हैं, जो कि आपको सबसे पहले कोचिंग वालों ने लूटा, रूम ओनर ने लूटा, लाइब्रेरियन ने लूटा, और ये ऊपर से आ जाते हैं लकड़बग्घे की तरह, ये आपको नोच करके खाते हैं। इन सब से व्यक्ति फाइनेंशियली ड्रेन जल्दी हो जाता
चाहता है। कुछ अमीर परिवार के बच्चों को छोड़ दें तो अधिकतर विद्यार्थी स्ट्रेस एवं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसका मुख्य कारण फाइनेंशियल होता है, यानी कि पैसा होता है। जितना स्ट्रेस उतनी कम पढ़ाई, उतना अपने लक्ष्य से दूर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं? क्या पुलिस को पता नहीं? क्या सरकार को पता नहीं? दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या इनको पता नहीं? सबको पता है, लेकिन ये एक नेक्सस की तरह काम करता है, जिसे ब्रेक करने के लिए हम सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो नीट के हों, जेई के हों, यूपीएससी के हों, किसी भी एग्जामिनेशन के हों, सबको एक साथ आकर के इस नेक्सस को ब्रेक करना पड़ेगा। और ये सबको पता है, लेकिन ये एक नेक्सस की तरह काम करता है। जैसे यू कवर माई बैक, आई विल कवर योर, यानी अगर हिंदी में अनुवाद करें तो मैं आपके पिछवाड़े की रक्षा करूंगा, आप मेरे पिछवाड़े की रक्षा करना। तो ये खेल खत्म कैसे होगा? यानी इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? बेटर गाइडलाइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्रैप बेसमेंट गेम, यानी बेसमेंट में चलाए जाने वाले लाइब्रेरी, बेसमेंट में चलाए जाने वाले क्लास का खात्मा। लॉज फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, यानी कि अच्छे से अच्छा कानून बनाया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को एक अच्छा लिविंग कंडीशन मिले, और ना मिले तो रूम ओनर पे कार्रवाई हो। फिक्स कोचिंग फी, यानी कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया जाए, सीलिंग लिमिट फिक्स किया जाए कि 50,000 से ज्यादा ऑफलाइन कोचिंग की फीस हो नहीं सकती। और रूम का भी फी फिक्स किया जाए, यानी कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया जाए कि ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में 5,000 रुपए से ज्यादा रूम का रेंट लिया नहीं जा सकता। एक्टिव हो पुलिस, यानी पुलिस अगर एक्टिव ना हो तो उसके लिए ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाया जाए, जिससे कि पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज किया जाए। प्रोएक्टिव म्युनिसिपैलिटी हो, यानी म्युनिसिपैलिटी को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो प्रोएक्टिव नहीं है तो उसके लिए भी एक कानून लाया जाए जिसके तहत विद्यार्थी जो हैं वो इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सके, और इसका एक ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म सेम एज एक्टिव पुलिसिंग सिस्टम में जो होना चाहिए, ऐसे ही ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म प्रोएक्टिव म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी होनी चाहिए। यानी कि घटना होने के पहले, कोई घटना घटित होने के पहले ही म्युनिसिपैलिटी एक्टिव होकर के उस पर काम करे। यानी अगर मानसून आने वाला है तो नालों की सफाई करे, नालों के फटने का इंतजार न करे, नालों के फटने के पहले ही नालों की सफाई कर दी जाए ताकि विद्यार्थियों की जान बचाई जा सके। और अगर कोई भी इस कानून को तोड़ता है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आनी चाहिए, उसमें हैवी पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें फाइन एंड जेल का भी, इम्प्रिजनमेंट का भी टर्म होना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें अपने सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए, यानी क्या काम हुआ, कब हुआ, इसके लिए एक पब्लिक फोरम में एक वेबसाइट बनाई जाए जिसमें पब्लिकली एमसीडी वाले, पुलिस, ये सब के सब अपने डाटा को पब्लिश करते रहे कि देखो भैया मैंने ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम अपनी तरफ से कर दिया है, ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इजीली कल्प्रिट को पकड़ा जाए, इजीली दोषी को पकड़ा जाए। इसमें ये दोषारोपण अभी की तरह ना हो कि देखो ये दिल्ली सरकार की गलती है या केंद्र सरकार की गलती है, एमसीडी की गलती है, पुलिस की गलती है, या वैन ड्राइवर की गलती है, या साफ सफाई न करने वाले कर्मियों की गलती है। आखिर गलती किसकी है, ये दोषारोपण न किया जा सके और दोषी को आसानी से पकड़ा जा सके। इसके लिए सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो कि देखो भैया आपने ये कंप्लेन करा था, मैंने अपनी तरफ से आपका काम कर दिया है, आगे के सिस्टम वाले, अब दूसरे जो डिपार्टमेंट वाले हैं उन पे काम पेंडिंग है, ये जाना जा सके। इसके अलावा एक पीरियोडिक फीडबैक सिस्टम हो, यानी प्रत्येक 3 महीने पे, 6 महीने पे, जैसे भी शासन प्रशासन को सुविधा हो, लोगों से, स्पेशली विद्यार्थियों से ये फीडबैक लिया जाए कि देखो पुलिस वहां एक्टिव था या नहीं, म्युनिसिपैलिटी प्रोएक्टिव था या नहीं, नेतागण वहां पे विजिट किए या नहीं, यानी कि आपका काम आपके अनुसार से हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म हो। इसके बाद इसके अलावा ब्रोकरेज को स्क्रैप किया जाए या उसके ऊपर लिमिट सेट किया जाए कि देखो भैया एक रूम का ब्रोकरेज 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है, या ब्रोकरेज को मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंप्लीटली इसको हटा ही देना चाहिए, ये दलाली को दुनिया से हटाओ। तो सवाल है क्या सरकार ऐसा करेगी? जवाब है हाँ या ना। आसानी से तो नहीं करेगी, क्योंकि ये सब किसी न किसी मंत्री के जानकारी में हो रहा होता है, उन्हें इससे फायदा होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए आपको यानी यूपीएससी एस्पिरेंट को संघर्ष करना होगा, अपना निजी स्वार्थ छोड़ के एकजुट होके हर एक समस्या का समाधान करना होगा। आप देश की श्रेष्ठ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपसे अच्छा भारत का कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। आप कानून बनाओगे तो अभी से क्यों नहीं, आप कानून की समीक्षा कर सकते हो, इसलिए आपसे झूठ बोलना इनके बूते की बात नहीं है। आज नहीं तो कल कभी न कभी आपको मैदान जंग में उतरना होगा। लाखों लोगों की सहायता हेतु, अपनी सहायता हेतु आपको संघर्ष करना होगा। आप में देश को बदलने की क्षमता है। मूर्खों, भ्रष्ट,
क्रिमिनल्स, पापियों, अधर्मियों, कुकर्मियों, दोषियों से भारत माता को आजाद करने की क्षमता है। चाहे आप आईएएस, आईपीएस बनो या ना बनो, अगर आपने इस परीक्षा की तैयारी की है या आप में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आप इस देश का स्टील फ्रेम हो। किसी के पांव का स्टील फ्रेम बनने से अच्छा है कि अपने महान एवं गौरवशाली देश की रीढ़ का स्टील फ्रेम बनना। हे वीर, उठो एवं बुद्धिज्म के बोधिसत्व बनो। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने दूसरे के अज्ञान को दूर करने हेतु अपने मोक्ष का त्याग कर दिया है। अपने स्वार्थ का त्याग करो एवं संघर्ष करो, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एवं दूसरे विद्यार्थियों के लिए। सनातन धर्म में भी कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयी ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यानी सुख दुख को सामान्य तुल्य समझकर, अर्थात राग द्वेष न करके तथा लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझकर उसके बाद तू युद्ध के लिए चेष्टा कर। इस तरह युद्ध करता हुआ तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपको संघर्ष करना होगा, अपने अधिकारों को छीनना होगा इस सिस्टम से। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अभी लक्ष्य की प्राप्ति है सिस्टम को सुधारना, हमारे जान की रक्षा करना। तो चलिए उठते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने जीवन की रक्षा का अधिकार सरकार एवं प्रशासन के हलक से निकालते हैं। जय हिंद, जय भारत।